नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज मैं दरअसल दिल्ली आया हूं अपने बेटी के पास, तो इसलिए ये सेटअप एकदम डिफरेंट है, नेचुरल है, एक कमरे में है। थोड़ा आपको हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन चूंकि 2-3 दिन मैं अपने काम में व्यस्त रहा, आज मैंने सोचा आपसे रूबरू हूं और दिल्ली से रूबरू हूं। आज मैं आपको एक पुरानी घटना के बारे में बताऊंगा जिसका मैंने बहुत विस्तार से जिक्र किया है अपने एक एपिसोड में। एपिसोड नंबर मुझे याद नहीं है और मेरे सभी श्रोता आपको इस एपिसोड के बारे में बता देंगे कि दरअसल ये एपिसोड कौन से नंबर पर था। ये उस समय की बात है जब मैं अलीगढ़ में पोस्टेड था और एक घटना बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर हुई थी। ये वही समय था जब आपको ध्यान हो कि अपराध, हाईवे के जो अपराध थे, हाईवे लुटेरे जिन्हें कहते हैं, हाईवे पर जो लूट करने वाले लोग थे, उनका बड़ा बोलबाला था या बड़ा उस समय कई अपराध इस तरह के हुए थे। बात थी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की, और बुलंदशहर जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक दोस्तपुर फ्लाईओवर है और जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 91 जिस दोस्तपुर फ्लाईओवर से होकर जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 91, और उसी में 9 साल पहले तारीख थी 28 जुलाई 2016, एक परिवार नोएडा से अपने गांव तेरवी में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस कार में 14 साल की एक लड़की, उसके पिता, माँ, ताई ताऊ और तहेरा भाई शामिल थे। रात करीब 1:30 बजे के आसपास फ्लाईओवर पर जैसे ही वो चढ़े हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ी में एक छन्न या टन से किसी जिसे कहते हैं मेटल की, किसी लोहे की किसी चीज़ की आवाज़ आई। ड्राइवर और गाड़ी में जो परिवार के लोग थे उनको लगा कि कोई हिस्सा कार का क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया है। फ्लाईओवर उतरते उतरते उन लोगों ने गाड़ी धीमी करके ये देखने के लिए कि कार में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारी आगे की यात्रा में कोई विघ्न हो। जैसे ही नीचे जाकर वो गाड़ी रुकी, ड्राइवर ने निकल के, आदमी की आदत है आगे पीछे देखने की कि कहाँ से ये हिस्सा गिरा है, या क्या कौन सा हिस्सा गिरा है, तो वो आवाज़ सामान्य रूप से एक्सेल के गिरने की होती है। हालांकि ये भी समझना चाहिए कि एक्सेल अगर टूट कर गिरेगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, लेकिन गाड़ी चल रही थी। ड्राइवर जैसे ही उतरा, उसने आगे पीछे के टायरों को, आगे पीछे गाड़ी के हिस्से को चेक करने की कोशिश की। 5-6 बदमाश तुरंत आ गए और उन्होंने गाड़ी को घेर लिया, ड्राइवर को अपने कब्जे में कर लिया और ड्राइवर की गाड़ी की चाबी खींच ली। उसके बाद गन पॉइंट पर उस पर बैठे इन सारे लोगों को उन्होंने एक एक करके बगल में खेत में चलने के लिए कहा। गाड़ी खड़ी हो गई वहाँ पर, उसमें कोई भी नहीं था। ये 5-7 बदमाश उस 14 साल की लड़की, उसके पिता, माँ, ताई ताऊ और तहेरे भाई को लेकर करीब 50 कदम दूर खेत के भीतर ले गए। महिलाओं से उनके सारे जेवर उतरवा लिए, आदमियों के पास जो कुछ पैसा था वो निकाल लिया, घड़ी उतरवा ली, अंगूठी, चेन, और जो चीज़ें थी सोने चांदी की वो सब उतरवा ली गई। उसके बाद बड़ा खराब मंजर हुआ कि वो पुरुषों को थोड़ा अलग कर दिया 10 कदम, और उस 14 साल की बच्ची और 40 साल की उसकी माँ के साथ उस पूरे गैंग ने गैंगरेप किया। उसी खेत में गैंगरेप किया, और फिर उसके बाद जब चलने लगे तो ये कहा कि अगर चिल्लाए, तुम्हारी आवाज़ हम तक पहुंची तो हम दोबारा आएंगे और यही सब कुछ जो तुम्हारे साथ किया है हम फिर करेंगे। वो परिवार दहशत में होगा, और किस तरह की दहशत में होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर, वो वहाँ से जब भाग गए, लोगों ने कोशिश करके ये जानने की कोशिश की कि चले गए, दूर हो गए। फिर वहाँ से धीरे धीरे वो लोग फिर से
हाईवे पर आ गए, अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। जो उस समय गुजरने वाली गाड़ियां थीं, उनको हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस बियाबान सुनसान रास्ते पर कोई रुका नहीं। इसी बीच उस परिवार ने ये ध्यान दिया, या किसी ने बताया कि साहब, हम अपना फ़ोन इसी में पीछे जो सीट और उसके बैक कवर के बीच में जगह होती है, जब हेडलाइट पे उन्हें बदमाश दिखाई पड़े, उनके हाथ में कट्टे दिखाई पड़े, तो फ़ोन अपना उसके बीच छिपा दिया था। फ़ोन निकाला गया। फ़ोन में से उन्होंने डायल 112 नंबर जिसे कहते हैं, उसको बहुत बार कॉल किया। 100 नंबर था उस समय 112 नहीं था। बाद में इसको 112 चेंज किया गया। 100 नंबर को बहुत बार कॉल किया, और ये भी कहा जाता है करीब 100 बार कॉल किया, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। और उसके बाद फिर इस परिवार को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब 100 नंबर से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो उन लोगों ने अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया, जो लोग वहाँ तेरहवीं में पहुँचने के लिए निकले थे। रिश्तेदार लोग वहाँ पर आए, फिर उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। फिर सुबह भोर में पुलिस आ पाई। आरोप यह था कि पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बस वही जो आदत है कि साहब ये इनकी अदावट है, इनकी दुश्मनी है, फलाने है, दुश्मन को लिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस तरह की बातें। और लड़की को, यानी उस बच्ची को जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसको मेडिकल के लिए भी भटकना पड़ा। खैर, घटना के 12 घंटे बाद 30 जुलाई की दोपहर मुकदमा दर्ज हुआ। 30 जुलाई की दोपहर। खैर, सभी को याद होगा 2016 की ये घटना। इस मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया, और सारे मीडिया में, सारे टीवी चैनल्स में, सारे अखबारों में इस घटना को बहुत प्रमुखता से स्थान मिला, बहुत प्रमुखता से छापा गया। और यहाँ तक कि 1 अगस्त 2016 को डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह, ये दोनों भी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए या देखने के लिए, बढ़ते जनाक्रोश के कारण ये दोनों लोग भी मौके पर पहुंच गए। फिर ये हुआ कि ये तो लोगों ने वहाँ बताया, जो पीड़ित परिवार था उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या घटा है। तो 19 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, और जो एसपी थे वहाँ, वैभव कृष्ण, हालांकि वो जैसे ही उनको सूचना मिली थी वो मौके पर पहुँच गए थे। उन्होंने वो जगह देखी जहाँ पर बच्ची और महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, वो जगह भी देखी जहाँ गाड़ी रोकी गई थी, उस गाड़ी का भी मुआयना किया, सब किया। लेकिन फिर वही है कि पुलिस ने, अब नेतृत्व उनका था, वो कप्तान थे, लिहाजा उनको वहाँ से हटा दिया गया। और उस समय जो सीओ थे उस इलाके के, हिमांशु गौरव, उनको भी हटा दिया गया, और बाकी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। घटना ने इतना तूल पकड़ लिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान ले लिया, और इस घटना के सीबीआई आदेश के जांच कर दिए। 19 अगस्त 2016 को, 28/29 की रात की ये बात है। 30 को एफआईआर हुई, 1 को प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी वहां पहुंचे, और 19 अगस्त 2016 को सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। 20 अगस्त को सीबीआई टीम ने आरोपियों को, इस बीच में जो समय मिला, चूंकि 30 की घटना थी, सारे प्रमुख अधिकारी मौके पर आ चुके थे, प्रदेश के पुलिस के मुखिया और गृह विभाग के मुखिया मौके पर आ चुके थे। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। बहरहाल 20 अगस्त को सीबीआई की टीम ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर 20 अगस्त को घटनास्थल का सीन रिक्रिएट किया। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब किसी घटना के बारे में कोई संशय हो, कोई बात कहीं पर उठे या कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की एक सेक्शन होता है, क्राइम सीन रिक्रिएशन टीम। उसमें जो घटना हुई थी, जैसे एक गाड़ी वहाँ खड़ी की जाएगी, वहाँ से कितनी दूरी पर वो उनको ले गए थे, एक महिला और पुरुष के पुतले वो बनाएंगे,
ज़्यादातर वो हवा भर के बनाने वाले पुतले थे। कौन कैसे खड़ा रहा होगा, किसको कितनी दूर से कौन दिखाई पड़ा होगा, किसने उसको देखा होगा, ये उन पुतलों के सहारे एक एक चीज़ उसकी नोट की जाती है, वीडियोग्राफी कराई जाती है। उससे पता लगता है कि जो घटना की सूचना दी गई है या घटना के बारे में जो बयान दिया गया है उसमें कितनी सत्यता है। बहरहाल 20 अगस्त को सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा करके क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। खैर, उसके बाद लगातार तलाश शुरू हुई। इस घटना के बाद ये जरूर हुआ कि ये पता लगा कि इसी गैंग ने, एक्सेल गैंग के नाम से ये जाना जाता था, कि इसी गैंग ने दिल्ली और हरियाणा में दर्जनों ऐसी घटनाएं की हैं। खैर, तीनों राज्यों की पुलिस, तीनों की स्पेशल ब्रांचेस, तीनों की एसटीएफ या एसटीएफ जैसी कोई विशेषज्ञ यूनिट जो इस पुलिस की थी, इन लोगों ने उनको ढूंढना शुरू किया। तो दो इनके जो मुख्य किरदार थे, या यूं कहें कि दो जो इस गैंग के, ये मेवातियों का एक गैंग होता है। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जैसे जो क्रिमिनल ट्राइब्स और तमाम होते हैं, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ये नट होते हैं, बहचरिया होते हैं, और ये जो राजस्थान वाले जो क्रिमिनल ट्राइब हैं, अलग अलग अपराध में ये पकड़े जाते हैं। उसी तरह से ये मेवाती गैंग भी है। मेवाती गैंग का ये मतलब नहीं कि सारे मेवाती अपराधी ही होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल अपराधी हैं। ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट एक ज़माने में आया था अंग्रेज़ों के समय में, जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं करता था, उसमें ये लिस्टेड गैंग है। जैसे बावरियों को क्रिमिनल ट्राइब में लिस्ट किया गया है, वैसे मेवातियों के इस तरह के गैंग को ये लिस्ट किया गया है। आज की तारीख में भी ये मेवाती गैंग ही ज़्यादातर ये जो साइबर क्राइम के, साइबर से जो लोगों के अकाउंट खाली करने की जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इसी तरह के मेवाती गैंग के लोग हैं। बहरहाल, दो आरोपियों को नोएडा और हरियाणा पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। इस केस में पुलिस ने बुलंदशहर और हरियाणा से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ 11 अप्रैल 2017 और हरियाणा से गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 27 जुलाई 2018 को चार्ज फ्रेम किए गए। सब बहुत ढेर सारी घटनाएं इनसे रिलेटेड हुई, तो इनके चार्ज फ्रेम किए गए। ट्रायल के दौरान उनमें से एक आरोपी सलीम की बीमारी से मौत हो गई। दो आरोपियों को, अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया को हरियाणा पुलिस ने, और बंटी उर्फ बबलू को नोएडा में एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये दोनों, इन पे बहुत ज़्यादा मुकदमे थे, और पूरा गैंग ये चलाते थे, यही एक्सेल गैंग, जो गाड़ियों में के नीचे लोहे का टुकड़ा फेंक कर, और जब लोग रुकते थे ये देखने के लिए कि उनकी गाड़ी में क्या खराबी आ गई है, और तब उन्हें लूट लिया करते थे। इसमें से कुछ जो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई की आया कि जो पकड़े गए हैं, उनमें से कुछ का बिल्कुल इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उस दिन वो लोग घटनास्थल के आसपास भी नहीं थे। उनको, इस 3 लोगों को उस केस से निकाल दिया गया, और फिर फाइनली 20 दिसंबर 2025 को 9 साल बाद पकड़े गए इन लोगों को, इन लोगों की के केस की सुनवाई हुई, और उसमें सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 5 आरोपियों को उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज की घटना देखिए, मैंने इस घटना का बहुत विस्तार से जिक्र अपने एपिसोड में किया है, जब मैं क्रिमिनल ट्राइब, जैसे रानू टंडन हत्याकांड की बात हुई थी, एक अपट्रॉन के डिप्टी जनरल मैनेजर के लखनऊ में घटना हुई थी, ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्रिमिनल ट्राइब्स ने जो बेरहमी से हत्या की थी, उसका एक सीरीज में मैंने इस घटना का भी जिक्र किया था। और ये उस समय की बात है जब मैं एसएसपी अलीगढ़ हुआ करता था। मैं मौके पर मैं भी गया था, तो इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया है।
ये एक्सेल गैंग के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ये बहुत कुख्यात गैंग है और हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही तब ऑपरेट करता था। इसमें चलती गाड़ी में वो ये पहचान कर लेते थे कि इस गाड़ी में कुछ महिलाएं भी हैं, आदमी भी हैं। खासकर उनको टारगेट करते थे जो महिलाएं गहने वहने पहने रहती थीं, ताकि एक बार के प्रयास में उन्हें काफ़ी गहना या सोना या चांदी मिल जाए। और उन्हीं गाड़ियों को ये टारगेट करते थे जिसमें महिलाएं और लड़कियां भी हुआ करती थीं। इनका मोडस ऑपरेंडी जो था उस जमाने में, या छोटी मोटी जो घटनाएं अभी भी होती हैं एक्सेल गैंग करता है, तो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये पूरा गैंग 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हिस्सा घटनास्थल से 3-4 किलोमीटर पहले, जहां रोशनी हो, खूब रोशनी हो, वहां पर ये टारगेट कर लेते हैं कि हाँ, ये गाड़ी जा रही है, इसमें 5 लोग हैं और महिलाएं भी 2-1 दिखाई पड़ रही हैं। और आगे वाले ग्रुप को वो बता देते थे कि ये फला नंबर की गाड़ी है, इस कलर की गाड़ी है, इस मेक की गाड़ी है, ये जा रही है। और दूसरा गैंग एक्सप्रेसवे या हाईवे पर ऐसी जगह पे रहता था जहां से खेत समतल दूरी पर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऊंचाई पर हो वो जगह, और खेत में जाने के लिए उसे किसी ढलान से होके जाना हो। बहुत जगह एक्सप्रेसवे या हाईवे पर सड़क का जो लेवल है, जो उसकी ऊंचाई है, वो और बगल के खेत या झाड़ झंखाड़ या जंगल वो समान तल पर होते हैं, तो दूसरा गैंग वहां पर रहता है। जैसे ही ये टारगेट वाहन सामने से गुजरता है, ठीक वाहन के नीचे एक एक्सेल, यानी गाड़ी का कोई पुराना एक्सेल या लोहे का ऐसा कोई सामान फेंक देते हैं जिसमें छन या टन की आवाज़ आती है। जोर से ऐसी आवाज़ आती है कि गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको ये आवाज़ आ जाए कि मेरे गाड़ी का कोई हिस्सा टूट कर गिरा है। और कभी कभी तो ये इतनी सफाई से फेंकते हैं कि ये टायर चारों में से, यानी 2 एक तरफ दिखाई देंगे, 2 में से किसी एक टायर में भी हल्का सा छू जाता है, जिससे ड्राइवर को ये एहसास होता है कि हमारी ही गाड़ी में से कोई हिस्सा टूट कर गिर गया है। और फिर 10-15 कदम या 50 कदम आगे जाकर, बहुत स्पीड हुई तो करीब 50 कदम, कम स्पीड हुई तो 10-20 कदम आगे जाकर किनारे करके ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है, ये चेक करने के लिए कि उसका कौन सा हिस्सा गिरा है, कहीं इससे उसके आगे की यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं है। ये 20-25 कदम दूरी पर या 50 कदम की दूरी पर इस गैंग का तीसरा ग्रुप खड़ा होता है, और जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरकर गाड़ी को अपने चेक करना शुरू करता है, ये तीसरा हिस्सा उसे फौरन ड्राइवर को कब्जे में कर लेता है, गाड़ी में से चाबी निकाल लेता है और गाड़ी या कार सवार सभी लोगों को गन पॉइंट पर कार से बाहर निकालकर खेत या झाड़ियों की तरफ जबरदस्ती ले जाता है, उनका सारा सामान लूट लेता है। पहले प्रयास में ही वो मोबाइल उनके निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ियों में ले जाकर और उनका जो गहना है, जो पर्स है, जो घड़ी है, जो चेन है पुरुषों की, ये सब उतरवा लेते हैं। सब कुछ से खाली करने के बाद तब उस जो कार सवार लोगों में अगर महिलाएं या लड़कियां हैं तो उनके साथ सारे गैंग मेंबर्स गैंग रेप करते हैं। ये जितनी घटनाएं अब तक इस तरह की हुई हैं, तो अब बहुत से लोग तो इसकी शिकायत भी नहीं करते या नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ जो ये होता है, कौन उसको लगता है कि हम क्यों इसकी शिकायत करें, हमारी ही बेइज्जती होगी। ये इस तरह का ये गैंग बहुत ही कुख्यात और बहुत ही जिसको ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवेज या हाईवेज पर ऑपरेट करने वाला, बहुत ही घिनौना टाइप का काम करने वाले ये पूरा इनका गैंग था। उनका सारा सामान और मोबाइल फ़ोन वो छीन लेते हैं, और यही इस घटना में हुआ। इसमें परिवार के साथ एक 14 साल की लड़की और एक 40 साल की महिला थी। परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने ही इन दोनों के साथ 6-7 गैंग मेंबर्स ने गैंग रेप किया, और न चिल्लाने की चेतावनी, जब सामान सब उतार लिया, रेप कर लिया, उसके बाद उनको ये
धमकी देकर कि अगर तुम्हारी आवाज़ जरा सी भी हमको जाते समय सुनाई पड़ गई तो हम लौट कर आएंगे और यही सब कुछ जो तुम्हारे साथ किया है हम फिर करेंगे। कोई भी होगा वो उसके मन में इसकी इतनी दहशत हो जाएगी। खैर आधे पौन घंटे बाद जब वो उसके मेल मेंबर्स को ये इत्मीनान हो गया कि अब ये दूर चले गए हैं, तब वो धीरे धीरे बेचारे उन महिला और बच्चों को लेकर वो गाड़ी तक आए और वहाँ पर उन्होंने आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की और अपना कष्ट, अपनी तकलीफ बताने की कोशिश की। लेकिन हाईवे इतना सुनसान था कि किसी ने भी रोक कर उनकी बात सुनने की या उनकी सहायता करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। लोग चलते गए। तभी परिवार के एक सदस्य ने ये नोटिस किया कि उसने जब इन डकैतों को देखा था तो अपना मोबाइल फ़ोन गाड़ी में ही, वो जो सीट होती है और पीछे का हिस्सा होता है उसके बीच में जो जगह होती है उसमें छिपा दिया था। वो निकाला और ये कहा जाता है, ये आरोप पुलिस पर यही लगे थे कि लगभग 100 बार उन्होंने डायल 100 पे कॉल किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तब अपने रिश्तेदारों को कॉल किया। सवेरा होते होते रिश्तेदार आए। फिर रिश्तेदारों ने पुलिस को जो कोतवाली देहात थी बुलंदशहर की, वहाँ संपर्क किया। तब जाकर पुलिस आई और पुलिस शुरू से ही टाल मटोल करती रही, ऐसा आरोप था। और इसका इतना हल्ला हुआ, इस अपराध के बारे में इतना कवरेज मिला कि इसमें फिर जो तत्कालीन एसएसपी थे वैभव कृष्ण, उनको हटाया गया, सर्किल ऑफिसर को हटाया गया, 19 पुलिस कर्मचारियों को उस थाने के, उस बीट के और जो 112 के कंट्रोल रूम में थे, 112 का जो डायल 100 का कंट्रोल रूम कहें, 112 उस समय नहीं था, बाद में हुआ ये। डायल 100 के जो लोग थे, इन सब को उनकी लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया। खैर ये सब जब पकड़े गए तब ये पता लगा कि ये क्रिमिनल ट्राइब मेवाती गैंग के लोग हैं। एक एक करके पकड़े गए और फिर तीनों राज्यों की पुलिस ने प्रयास किया तो 2 गैंग लीडर्स जो उस गैंग के थे, जिन्होंने दर्जनों घटनाएं की थीं हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, उनमें उनके जो 2 गैंग लीडर थे जिन पे बहुत बहुत मुकदमे थे, उनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। बाकी सब पकड़े गए। 9 साल तक इसका मुकदमा चला और 20 दिसंबर को इसमें ट्रायल के वक्त भी, ट्रायल चलते समय भी एक आध अपराधी उस समय भी अपनी नेचुरल मौत मारा गया। और कुछ लोगों को अदालत ने, 3 लोगों को अदालत ने ये कह के बरी किया कि ये घटनास्थल पर नहीं थे जो एविडेंस के मुताबिक, लेकिन 5 लोगों को जिन पर यह साबित हुआ कि ये घटनास्थल पर थे, इन्होंने लूट की, इन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए, इस पूरे गैंग के सफाई के बाद इस एक्सेल गैंग की घटनाएं कुछ समय तक तो बिल्कुल बंद हो गईं। कई साल तक इस तरह की कोई घटना उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली के किसी भाग में नहीं हुई। लेकिन ये अपराधी हैं, ये रक्तबीज की तरह फिर से पुष्पित पल्लवित होने लगे हैं। अब साल 6 महीने में छिटपुट घटनाएं हरियाणा में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके में भी छोटे पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए रात में यात्रा करते समय अगर आपको ये कभी एहसास हो कि गाड़ी का कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है, उसकी आवाज़ की वजह से, उस मेटल की आवाज़ की वजह से, तो कतई वहाँ पर न रोकें। उसे 5-6 किलोमीटर आगे तक, अगर गाड़ी आपकी चल रही है तो उसे 5-6 किलोमीटर आगे तक ले जाएं। और इस 5-6 किलोमीटर में जो आपको 10 मिनट का समय मिले, उसमें कंट्रोल रूम को ये सूचना दे दें कि साहब, मेरी गाड़ी का ऐसा लगता है नीचे आवाज़ हुई है कि किसी आपराधिक गिरोह ने इसको रोकने की कोशिश की है और हम लोग रुके नहीं हैं, हम आगे निकल आए हैं, हमारी लोकेशन इस समय फला जगह है, किसी को भेज दीजिए। तो 112 नंबर की गाड़ियाँ आस ही पास होती हैं, आधे पौन घंटे में वो गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये कि आपके भीतर वो एक सुरक्षा की भावना आ जाएगी, दूसरे, अगर ये गैंग कहीं ऑपरेट उस स्ट्रेच में कर रहा होगा तो फिर अगला आदमी, यानी पीछे आने वाला आदमी, वो उसके साथ ये घटना न हो पाए, ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो ज़रूर ये सूचना पुलिस को दे दें और वहाँ पर गाड़ी को कतई न रोकें। खासकर
अगर उसमें परिवार हो, लोग हों, महिलाएं हों, उसको कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाकर उसे चेक कर लें। हो सकता है वास्तव में कोई हिस्सा आपका टूट कर गिरा हो, तो जब पुलिस आ जाए फिर वापस जाके उस टूटे हुए गिरे हुए हिस्से को आप देख सकते हैं या उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।